जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना रोही, मेरे साथ राजेश जी। हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर। जी हां, अल्पसंख्यक खासतौर से हिंदुओं को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, बीते 12 दिन में 3 मौतें हो चुकी हैं, हत्या हो चुकी है, हम इसको ये कहेंगे। और जिस तरीके से लिंचिंग हो रही है उस पर वहां की सरकार खामोश है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बिल्कुल खामोश है। और ऐसा लग रहा है कि वहां जो हिंदुओं की, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ वंदना, वहां लगातार 12 दिनों में 3 हिंदुओं की मौत हुई है, मारा गया है, मॉब लिंचिंग हुई है। बहुत इस तरीके से मारा गया है कि आपको देखकर ही लगेगा कि वहां पर इंसान नहीं, वहां पर जानवर आजकल सड़कों पर घूम रहे हैं। और ऐसे में जो अब हम ये बता रहे हैं कि 12 दिनों में 3 मौतें हुई हैं, तो अभी 2 दिन पहले की बात है वंदना, ब्रजेंद्र विश्वास जो एक फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हीं के ही दोस्त, उनका नाम था नुमान मियां। नुमान मियां और उनकी दोनों की दोस्ती थी, और नुमान मियां ने किसी मामूली सी बात पे उनके ऊपर गोली चला दी और उसकी मौत हो जाती है। इसके पहले अमृत मंडल को वहां मॉब ने मार दिया था, और सिर्फ उनके ऊपर एक छोटा सा आरोप ये लगाया था कि वो हफ्ता वसूली मांगने आए थे। अब बात कर लेते हैं दीपू दास की। दीपू चंद्र दास जो थे, उनकी जो हत्या हुई थी पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा भयावह मिसाल बना था, क्योंकि पहले उनको मॉब लिंचिंग के आरोप पे मॉब लिंचिंग करके उन्हें मार दिया गया। उसके बाद निंदा के आरोप लगाए, तो कुछ ना कुछ बहाना तो ढूंढेंगे ना। अगर मारेंगे तो आप, क्योंकि अब बाहर तो जो समाज है वो उनसे पूछेगा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी पूछेगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आप इनको लगता है कि बांग्लादेश में आप कुछ भी कर लेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ नहीं करेगा। और दीपू दास की अगर हम बात कर रहे हैं वंदना, तो यहाँ पर जो हमने जो तस्वीरें देखी थी वो पुलिस प्रोटेक्शन में था, यानी कि जब उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया, उसने इस निंदा कर दिया है, तो पुलिस उसको बचा करके अभी पहले तक कोई सबूत नहीं मिले। कोई सबूत नहीं मिला। झूठे आरोप लगा हिंदुओं को मारा जा रहा है। और अभी बीते मंगलवार को हमने देखा किस तरीके से घरों में बंद करके हिंदुओं के घरों को जलाया गया, यानी उनको अंदर जलाकर मारने की साजिश की गई। और इसको लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। वहां पर ये बताया जा रहा है कि बैनर लगाए गए थे जिस पर लिखा था 2 लाख हिंदुओं को, जिसमें कुछ बौद्ध भी शामिल हैं, उन्हें मार दिया जाएगा, उनका नरसंहार किया जाएगा, और इसके साथ ही वहां पर केवल मुस्लिमों का राज होगा। इस तरह के पोस्टर वहां पर चस्पा किए गए। देखिए, हो ये गया है कि वहां बांग्लादेश इस वक्त कट्टरपंथियों के कब्जे में है। कट्टरपंथी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और वो कैसा बनाना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान की तरह, पाकिस्तान की तरह, यानी जो प्रोग्रेसिव बांग्लादेश हुआ करता था शेख हसीना के वक्त में, जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, जीडीपी ग्रो कर रही थी, उसको अब मुट्ठी भर लोग पूरी आवाम को बरगला रहे हैं और कट्टरपंथ की ओर लेकर जा रहे हैं। और यही एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं बार बार कि वहां पर हिंदुओं के घरों में घुसकर जलाया जा रहा है। और कोई आज से नहीं हो रहा वंदना, ये 1 साल से हो रहा है। जब 5 अगस्त 2024 की बात है, जब शेख हसीना को वहां से सत्ता से हटा दिया गया था और उन्हें भारत भेज दिया गया था, उसके बाद से ही वहां पर हर आए दिन, पहले तो पिछला वो 3 दिन जो था उनके सत्ता से हटने के बाद लगातार हमले हुए, हिंदुओं के घरों को, गांवों को जला दिया गया, सड़कों पर प्रदर्शन हुए, और वो अभी तक लगातार चल रहा है। बिल्कुल। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिन पोस्टर्स का, उसके बारे में बताया कुशल वरुण चक्रवर्ती इनका नाम है, बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने ये खुलासा किया। वो बता रहे हैं कि वहां जब ग्रामीणों से वो मिले तो उन्होंने वो बैनर दिखाए हैं, और उस बैनर पर जो वहां के स्थानीय लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ था कि 2 लाख लोगों को टारगेट करने का उनका पूरा प्लान है, और ये साजिश किस तरीके से बेनकाब हुई है। हालांकि पुलिस ने वो जो पोस्टर है, बैनर है, वो अपने पास रख लिया है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। कट्टरपंथी खुलेआम वहां पर घूम रहे हैं, नरसंहार की तैयारी कर। पुलिस व्यवस्था पर हम कैसे भरोसा कर ले? जो दीपू दास था, उसकी तस्वीरें आई थी मॉब लिंचिंग के ठीक पहले, वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और पुलिस वाले उससे बातचीत कर रहे थे। ऐसे में जब आप पुलिस के प्रोटेक्शन में थे, तो हजारों की भीड़ ने आपको कैसे खींच लिया? इसीलिए सवाल उठता है पुलिस पे, पुलिस प्रशासन पे, यूनुस सरकार पे, कि वहां पर जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस वाले हैं, वो भी जिहादी बन गए हैं, जिहादी पुलिस बन गई है वहां, और इसीलिए वहां हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। अच्छा, इसका बड़ा कारण इलेक्शन को माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस चाहते नहीं कि इलेक्शन हो, इसलिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो तथ्य हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि एंटी इंडिया जो वहां पर माहौल बनाया जा रहा था, उस बीच ये जो हत्याएं हो रही हैं, इस मामले में शुरुआत में क्योंकि उस्मान हादी की हत्या होती है, उसके बाद से ही पूरा बवाल बढ़ जाता है। कट्टरपंथी खुलेआम
सड़कों पर किस तरीके से बवाल करते हैं, आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मीडिया संस्थानों पर भी हमला बोलते हैं, वो हमने देखा। लेकिन उस्मान हादी की हत्या का जिस व्यक्ति पर आरोप लगा, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसका नाम है फैसल करीम मसूद। हिंदू नहीं है। हाँ, उसने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके उसने बताया है कि उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ, जिसने हत्या की थी उसके साथ मिलकर वो भारत भाग गया है। और अब उसने बताया वीडियो जारी करते हुए कि वो दुबई में बैठा है, भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब साफ है वंदना कि वह एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया जा रहा है। उसके पीछे मोहम्मद यूनुस की सरकार है, मोहम्मद यूनुस खुद है, और उनका एक ही मकसद है कि चूंकि अगर आपको इलेक्शंस में जाना है, 12 फरवरी को अगर चुनाव होने हैं, तो आपको एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काने होंगे, तभी आपको चुनाव में फायदा मिलेगा। हालांकि यहाँ पर बदलाव हो गया, तारिक रहमान आ गए हैं। हाँ। अब पहले जो पॉलिटिकल जो गैप था, वहां पे एक शून्यता थी एक बहुत बड़े राजनीतिक शख्सियत की, वो अब पूरी हो गई है। तारिक रहमान आ गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि चूंकि पहले से एक वंदना, पहले क्या होता था कि जो बांग्लादेश की जो राजनीति होती थी वो बाइपोलर होती थी। एक तरफ अवामी लीग, दूसरी तरफ बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया वाली। खालिदा जिया अब नहीं रही है, उनका बेटा अब आ गया सामने, उत्तराधिकारी बनकर आ गया है, और शेख हसीना इस वक्त भारत में है और वहां उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है। तो अब जो कट्टरपंथी जमात है जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, आप ये सोचिए कि वो उसको इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि वहां पर उसको वोट नहीं मिलने वाले, जनता उसको नहीं चुनेगी, इसलिए अब वो माहौल भी बिगाड़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी पॉलिटिकल तरीके से वो कुछ ऐसा करे, मोहम्मद यूनुस को प्रभावित करें, दबाव बनाए, जो भी करें, लेकिन वो इलेक्शन में मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी हो। लेकिन अब तारिक रहमान के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तारिक रहमान की भी हालांकि जो अभी वापस लौटने के बाद जिस तरह की गतिविधियां रही हैं वो भी बहुत सही तो नहीं है, सही दिशा में जा रही है, लगता है ऐसा? नहीं, अभी तो चूंकि कुछ दिन ही हुए हैं और ज्यादा कुछ अभी कर नहीं पाए हैं। अपने पिता की कब्र पे गए हैं, अपनी माँ से मुलाकात की था, आज ही की बात करते हैं तो उस्मान हादी की भी वहां पर जाकर वो जब कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहां पर दीपू चंद्र के घर नहीं जाते हैं, मैसेज वो देते हैं, तो हाँ। ये भी अपने आप में सवाल है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, तारिक रहमान भी अगर सत्ता में आते हैं तो क्या वाकई माहौल बदलेंगे या फिर इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी अपने आप में सवाल है। अच्छा, तारिक रहमान का जो बैकग्राउंड है, खालिदा जिया का जो बैकग्राउंड था वंदना, वो इतना अच्छा नहीं था भारत के लिहाज से, वो प्रो पाकिस्तानी हुआ करते थे। बीएनपी यानी खालिदा जिया की जो पार्टी थी, जिया उर रहमान की जो पार्टी थी, वो हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्ट में रहती थी, और जो शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, वो शुरू से ही भारत के पक्ष में रहती थी। अब ऐसे में अगर वहां सत्ता परिवर्तन होता है, नई सरकार चुनकर आ जाती है और तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे उस पर अभी कयास नहीं लगाया जा सकता है। उनका जो इंक्लिनेशन होगा वो पाकिस्तान की तरफ होगा, चाइना की तरफ होगा। बांग्लादेश फर्स्ट की नीति की बात करते हैं तो बांग्लादेशियों के हित में वो हो भी सकता है कि भारत के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो उठाया जाए, लेकिन फिलहाल भारत में जो आवाजें उठ रही हैं इन हत्याओं को लेकर, क्योंकि भारत में बड़ी तादाद में हिंदू हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को भारत में लाया जाए, उनको शरण दी जाए और उन्हें बचाया जाए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर भी वो आंदोलन के जरिए जो है वो दबाव बना रहे हैं, हस्तक्षेप आप करिए। और यहाँ शुभेंदु अधिकारी तो खुलकर कह रहे हैं कि बांग्लादेश का भी वैसा हश्र होना चाहिए जैसा कि इजराइल ने गाजा को सबक सिखाया, वैसा बांग्लादेश को सिखाया, गाजा बना दिया जाए, गाजा पट्टी। हालांकि वो सही नहीं है, वहां पर किसी भी आम इंसान का किसी आम इंसान को नहीं मारा जाना चाहिए। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ वहां पर गाजा पट्टी की तरह। लेकिन जो लोग गाजा को लेकर सवाल उठाते हैं, जो गाजा के लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं, वो इन हिंदुओं की हत्याओं पर चुप क्यों हैं? ये खामोशी क्यों है? अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल बस इतना ही है और सिर्फ भारत में ही आवाज उठ रही है, दुनिया भर से आवाज उठनी चाहिए। अब बस कस्टमरी स्टेटमेंट्स आ जाते हैं बहुत सारे देशों से कि हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन कंक्रीट वहां कभी कुछ नहीं होता है। और जैसे यूनुस सरकार पहले से करती आ रही थी, आज भी वैसे ही हो रहा है। सरकार खुद अपने कुछ नहीं करती है, चंद मुट्ठी भर लोगों को भड़का देती है यूनुस सरकार, और उसके बाद सड़क पर हिंदुओं को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। बिल्कुल, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की हत्याओं पर जरूर मोहम्मद यूनुस को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की छवि भी पूरे विश्व भर में खराब हो रही है और भारत इससे पहले कि कोई ठोस कदम उठाए, मुझे लगता है बांग्लादेश को जाग जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन क्योंकि नजदीक है तो देखना होगा कि वहाँ की आवाम क्या कुछ करती है, क्या कोई वो खुद ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करते हैं जो कि मोहम्मद यूनुस पर दबाव बनाए, या फिर इलेक्शन के जरिए ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन में भी ऐसा लगता है कि तारिक रहमान के
अलावा कोई और पार्टी, कोई ऑप्शन ही नहीं उनके है, सामने विकल्प दिखाई भी नहीं देता है। अवामी लीग का क्या प्रतिबंध हटाया जाएगा, क्योंकि शेख हसीना भी लगातार दबाव बना रही है, तो कम से कम 5 वर्षों तक तो उनका कोई स्कोप दिख नहीं रहा मुझको। बिल्कुल, तो कई सारी कड़ियां हैं जिस पर अभी लगता है कि बांग्लादेश में हालात पर नजर हमारी रहेगी और हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।